हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंसुलेटर्स। तो अब तक हमने जो स्टडी कर लिया है उसमें हम लास्ट लेक्चर तक हमने केबल को कवर कर लिया था। तो ये सभी टॉपिक जो हैं आपके पावर सिस्टम ओवरव्यू, जनरेटिंग पावर प्लांट्स, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पावर लाइन परफॉर्मेंस, कंडक्टर एंड केबल, ये सभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब अपने सेगमेंट वन में जो टॉपिक्स बचे हैं वो हैं आपके इंसुलेटर, सेकेंड टेंशन और कुछ हम अदर एस्पेक्ट्स भी देखेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिलेटेड टू सेगमेंट वन। तो आज का अपना लेक्चर बेस है इंसुलेटर्स पे। तो इंसुलेटर का जो एक ओवरव्यू, यानी कि किस तरह से ये क्रॉस आर्म के थ्रू टावर से कनेक्टेड होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं एक पावर सिस्टम का जब ओवरव्यू लिया गया था। तो उस लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई थी। तो आज हम उसको डिटेल से थोड़ा देखेंगे। इंसुलेटर इंसुलेटर से पहले अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यहाँ से आपके दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इंसुलेटर से आपके दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो वो होते हैं आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन। थ्योरेटिकल यानी कि आपके वन लाइनर क्वेश्चन है जिनमें आपको पॉइंट याद रखना है कि जैसे कौन सा इंसुलेटर कितनी वोल्टेज के लिए यूज़ होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ईएसई गेट और स्टेट जेईई के एग्जाम्स के लिए। दूसरे क्वेश्चंस हैं यहाँ से जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं। न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स बेसिकली यहाँ पे स्ट्रिंग एफिशिएंसी से रिलेटेड बनेंगे और वो न्यूमेरिकल्स आपके दो एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं, एक तो आपकी गेट एग्जाम और एक आपकी ईएससी की एग्जाम्स में। तो गेट में भी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं इस तरह के न्यूमेरिकल्स। तो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम देखते हैं कुछ थियोरेटिकल पॉइंट क्या है इंसुलेटर से रिलेटेड। पहली चीज़ जो बनती है कि इंसुलेटर आपको बताया कि ये आपका टावर है, इसको बोलते हैं क्रॉस आर्म, और यहाँ पे आपके लगे होते हैं इंसुलेटर्स, और इंसुलेटर से कनेक्टेड होता है फेस वायर। तो ये क्या काम क्या कर रहे हैं इंसुलेटर? इंसुलेटर इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं किससे? जो आपका फेस वायर है उसको किससे? टावर से, यानी कि अर्थ से, ठीक है। तो ये इनका पर्पस हो गया बेसिकली। इंसुलेटर यानी कि जो है आपको इंसुलेशन प्रोवाइड कराएंगे। इनके बीच में टावर जो आपकी क्रॉस आर्म है और जो आपका पावर लाइन है उनके बीच में एक इंसुलेशन रहे, कोई करंट फ्लो ना करे और उनके बीच में स्ट्रेस भी पैदा ना हो। इंपॉर्टेंट रोल स्ट्रेस का भी है कि इंसुलेटर्स पे भी स्ट्रेस पैदा नहीं होना चाहिए। तो उसी के लिए कुछ हमारे किस तरह मेथड्स आएंगे कि जिनके थ्रू हम स्ट्रेस को ख़त्म कर सकें। तो पहली चीज़ थियोरेटिकल में जो बनती है वो है कि ये जो आपका इंसुलेटर है इसका मटेरियल क्या होता है। तो पहली चीज़ तो अपनी होगी मटेरियल की। तो मटेरियल की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो मटेरियल यूज्ड होता है वो होता है आपका पोर्सेलिन, फर्स्ट। दूसरा टफन्ड ग्लास भी इसमें यूज हो सकता है, और तीसरा मटेरियल है आपका सिलिकेट। तो ये तो बात हो गई आपके मटेरियल्स की। कौन से मटेरियल? जो है आपका ये एक रिंग है, ये एक इंसुलेटर है, इसके अंदर जो मटेरियल है वो इस टाइप का होगा। अब इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, जो भी आपका ये इंसुलेटर है, इसकी स्ट्रेंथ किस चीज़ पे डिपेंड करती है? यानी कि कौन सा वो फैक्टर है जो इसको नुकसान पहुंचा सकता है, और किस फैक्टर से बचाने के लिए, किस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए इंसुलेटर की डिज़ाइन की जाती है। तो वो है आपका स्विचिंग ओवर वोल्टेज। स्विचिंग ओवर वोल्टेज। अब इस टर्म को समझ लेते हैं क्या है। हमें पता है कि इंसुलेटर में क्या होगा, ऊपर मेटल का लिंक है, नीचे भी मेटल का लिंक है, बीच में क्या प्रोवाइडेड है? इंसुलेटर मटेरियल प्रोवाइड है। इसको समझना, ऊपर भी मेटल लिंक, नीचे भी मेटल लिंक, और बीच में क्या है? इंसुलेटर मटेरियल। तो एक तरह से क्या बन रहा है ये आपका एक तरह से बन जाएगा यहाँ पे कैपेसिटर। तो यहाँ पे मैं इस तरह से बना सकता हूँ इसको। तो अगर एक कैपेसिटर्स है, एक इंसुलेटर को मैं एक एज ए कैपेसिटर दिखा सकता हूँ। तो ये कैपेसिटर अगर है तो इसमें एक रिलेशन फॉलो होगा, क्या? Q इज इक्वल टू सी वी। तो इसमें अगर मैं आई निकालना चाहूँ तो क्या आएगा? सी डी वी अपॉन डी टी। और यही बताता है स्विचिंग ओवर वोल्टेज को। यानी कि वोल्टेज में जो चेंजेज आ रहा है वो सीधा किस में रिफ्लेक्ट होगा? करंट में रिफ्लेक्ट होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है? स्विचिंग ओवर वोल्टेज, जो वोल्टेज ग्रेडियंट है कि कितना आपकी वोल्टेज में चेंजेज आया है, अचानक से कोई फॉल्ट आई है, कुछ भी हुआ है, तो वो किस में आ गया? स्विचिंग ओवर वोल्टेज में आ गया। और उसी पे आपके इंसुलेटर की स्ट्रेंथ क्या होती है? डिपेंड करती है। तो दो चीज़ें क्या हो गई? मटेरियल क्या हो गया, स्ट्रेंथ किस चीज़ पे डिपेंड करती है? किसकी? इंसुलेटर की। अब नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है वो है इसके टाइप, और कौन कौन सी वोल्टेज रेंज में वो टाइप यूज़ होता है। हमें इन टाइप्स को डिटेल से नहीं डिस्कस करना है,
टाइप जैसे आपका सैकल टाइप है, स्ट्रेन है, स्ट्रिंग है, पिन है, उसके अंदर से क्या इसकी स्ट्रक्चर होगी, उसकी सिविल जो स्ट्रक्चर होती है, सिविल स्ट्रक्चर का मतलब कंक्रीट जो स्ट्रक्चर है, पोर्सेलिन की जो स्ट्रक्चर है, उसको हमें डिस्कस नहीं करना है। हमें क्या याद रखना है, कौन सी वोल्टेज लेवल पे यूज़ करना है, और फिर हमें इसको एज ए इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इसकी स्टडी करनी है। तो पहले तो सारे टाइप के नाम आपको याद होने चाहिए। पिन टाइप, देन आता है स्ट्रिंग और सस्पेंशन टाइप, सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप है आपका स्ट्रिंग और सस्पेंशन टाइप। तीसरा जो है स्ट्रेन इंसुलेटर्स हैं, इनके बारे में भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और चौथा है शेकल इंसुलेटर्स। ठीक है, तो जब हम पिन टाइप की बात करेंगे तो जो आपका पिन टाइप इंसुलेटर है उसको हम अप टू 33 kV यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग और सस्पेंशन टाइप ऐसा इंसुलेटर है, इसको हम 33 टू 765 kV, अदर वर्ड में हम लिख सकते हैं कि इसको ऑल वोल्टेज के लिए यूज कर सकते हैं, ऑल वोल्टेजेस। ठीक है, तो स्ट्रिंग और सस्पेंशन टाइप आपके क्या हो गए, 33 टू 765 kV तक हम इनको यूज कर सकते हैं। स्ट्रेन इंसुलेटर का यूज जो होता है वो होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जहां पर आपके क्रॉसिंग या फिर डेड एंड आता है टावर का, तो वहां पे सैग को कम करने के लिए स्ट्रेन इंसुलेटर का यूज करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं ये आपको सैग एंड टेंशन में समझ में आ जाएगा। देखो कहाँ इसकी एप्लीकेशन, सपोज ये टावर डेड एंड है तो इसको वर्टिकली ना लगाते हुए इस इंसुलेटर को हॉरिजॉन्टली इस तरह से लगा दिया जाता है। तो ये स्ट्रेन इंसुलेटर है, एक तरह से क्या करता है, टेंशन को कम करता है। और टेंशन को कम करने का मतलब क्या है कि ये रिड्यूस करता है किसको, सैग को। तो स्ट्रेन इंसुलेटर क्या करेगा, कहाँ पे यूज होगा, अभी सिर्फ इतना समझिए कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, ये आपको सैग एंड टेंशन में समझ में आ जाएगा। तो क्रॉसिंग डेड एंड टावर जो होते हैं वहां पर ये यूज होता है। और किस लिए होता है, टू रिड्यूस सैग। तो अब आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए रिलेटेड टू दिस तो आप आंसर कर सकते हो। सैकल टाइप जो है ये अप टू 11 kV यूज होते हैं, अप टू 11 kV, और ये आपके आउटडेटेड हैं, ये आपके पुराने पोल्स पे आपको मिलेंगे, नए पोल्स पे इनको यूज नहीं किया जाता है। नए पोल्स पे हम पिन टाइप इंसुलेटर को यूज करते हैं। सैकल क्या हो चुके हैं, आउटडेटेड हो चुके हैं, और इनको ओनली 11 kV तक ही यूज किया जा सकता था। और ये आपको मिलेंगे कहाँ पर, जो भी आपके पुराने पोल्स हैं जिनको अभी तक जिनका अभी रिन्यूएशन नहीं हुआ है वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे। तो ये हो गए आपके चारों टाइप के इंसुलेटर्स, पिन, स्ट्रिंग सस्पेंशन, स्ट्रेन, शेकल। ठीक है, इन सब में जो इम्पोर्टेंट आपका है वो है आपका स्ट्रिंग सस्पेंशन टाइप, और इसी की हमें स्टडी करनी है। ये बेसिकली क्या है, इसकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर होती है वो पिन टाइप की ही होती है, बट यहाँ पे हम सिंगल यूज ना करते हुए उसके नंबर ऑफ पिन इंसुलेटर्स को यूज करते हैं। यानी कि आपको अगर सपोज इस तरह समझिए कि एक 11 kV का आपके पास पिन टाइप इंसुलेटर है, उस तरह की ही स्ट्रक्चर होती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, उस तरह की ही स्ट्रक्चर होती है बट सेम नहीं होती है। तो पिन टाइप इंसुलेटर सपोज आपका है 11 kV का, कितनी रेटिंग का है ये, 11 kV का। अगर आपको डिज़ाइन करनी है कितनी, 66 kV की लाइन, तो आप क्या करोगे, 11 kV से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा, 6। तो आपको यहाँ पे 6 सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर की जरूरत पड़ेगी, 6 इंसुलेटर्स की एक स्ट्रिंग बनेगी, यानी इस तरह से स्ट्रिंग बनाई जाएगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरह से भी कई बार जो आपकी पावर लाइन है उसकी वोल्टेज को हम देख करके रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे सपोज आप जा रहे हो कहीं पे और वहाँ पर आपने किसी एक पोल को देखा जहाँ से ट्रांसमिशन लाइन गुजर रही है, और ऐसे ज़्यादातर कब होता है जब हम ट्रेन से जा रहे होते हैं, तो जो आपकी ट्रैक है उसके आसपास जो पोल्स होते हैं वो हाई वोल्टेज लाइन वाले पोल्स होते हैं। तो वहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा कि वहाँ पर जो इंसुलेटर्स हैं उनके नंबर को अगर आप काउंट कर लेते हो और उसको मल्टीप्लाई कर देते हो रफली 11 kV से, तो एक आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी kV की लाइन है। ठीक है, तो ये कोई फिक्स मेथड नहीं है, पर ये ठीक है एक बार देख करके पता करने का मेथड है। तो ये आपके हो गए बेसिक जो है थियोरटिकल क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और मैं फिर बता देता हूँ, जितने भी आपके जेई एग्ज़ाम्स होते हैं और एई एग्ज़ाम्स होते हैं उन एग्ज़ाम्स के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते रहे हैं, तो इनका ध्यान रखें, इनको याद रखें। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ज़्यादातर पिन स्ट्रिंग टाइप यूज होता है और पिन को हम 33 kV तक ही यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं अपने सस्पेंसर और स्ट्रिंग इंसुलेटर की हमको स्टडी करनी है, क्योंकि सारा कुछ इसी में आ गया। अगर सिंगल इंसुलेटर होगा तो भी सिंगल स्ट्रिंग का सस्पेंशन इंसुलेटर हो जाएगा, या फिर आपकी जितने नंबर ऑफ इंसुलेटर्स होंगे तो वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये आपका टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है सस्पेंशन
और स्ट्रिंग इंसुलेटर। अब हम बात करेंगे, कुछ मैथमेटिकल बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स क्या आती हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, हम समझ चुके हैं कि हमको अगर 66 केवी की लाइन बनानी थी तो हमने 11 केवी के इंसुलेटर की रिंग को यूज़ किया और हमारी 611 केवी को यूज़ किया और बन गई। 33 केवी बनानी थी तो हमने 3 यूज़ कर लिए। तो ये काम किया जा सकता है, बट प्रॉब्लम क्या आती है वो समझते हैं पहले हम। देखिए, ये है आपका सस्पेंशन स्ट्रिंग टाइप, तो ये हमने ले लिया पोल है सपोज, ठीक है। हम लेके चल रहे हैं कि आपकी सपोज 33 केवी लाइन है, तो हमें 3 इंसुलेटर की रिक्वायरमेंट हुई और सिंगल इंसुलेटर की रेटिंग क्या है, 11 केवी है। समझ में आ गया, 33 टोटल, सिंगल की 11 केवी, तो 3 की कितनी हो गई, 33 हो गई, ठीक है। तो ये आपके इंसुलेटर हो गए जिनकी हम बात कर रहे हैं, और ये आपका कनेक्ट हो गया फेस वायर, ठीक है। अब इसको मैं क्रॉस आर्म बोल देता हूँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप चीज़ समझ चुके हो तो इनको मैं यहाँ पे इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ। ये सपोज ये आपका क्या है, ग्राउंड किया हुआ है, क्योंकि टावर तो ग्राउंड होगा एक तरह से, इसीलिए हम बोल सकते हैं कंप्लीटली ग्राउंड और फेस के बीच में जो इंसुलेशन है वो कौन प्रोवाइड कराता है, इंसुलेटर्स प्रोवाइड कराते हैं। अब सपोज ये लाइन आपकी है, वी फेस लाइन है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो वी फेस है ये ग्राउंड और इंसुलेटर्स के बीच में, ग्राउंड और वी फेस के बीच में, यानी कि ये वी फेस वोल्टेज क्या है, हम वी फेस किसको बोलते हैं, लाइन और ग्राउंड के बीच में वोल्टेज को ही फेस वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये वी फेस किस किस के बीच में हो गई, ये वी फेस हो गई है, ये जो ग्राउंड है और ये लाइन है, ये ग्राउंड है और ये लाइन है, इनके बीच में आपका जो वी फेस है वो आ जाएगा। यानी कि रफली मैं बोल सकता हूँ कि वी फेस आपका कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस टोटल इंसुलेटर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर सपोज फर्स्ट इंसुलेटर में V1 वोल्टेज आ रही है इसके अक्रॉस, सेकंड के अक्रॉस आ रही है V2, थर्ड के अक्रॉस आ रही है V3, तो हम एक बात यहाँ पे बोल सकते हैं, सबका जो सम आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके इक्वल होगा, टोटल V फेस के इक्वल होगा, ठीक है। ये सब चीज़ समझ में आ गई। अब एक चीज़ जो मैं पहले ही बता चुका हूँ उसको नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ डिस्क कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। नंबर ऑफ डिस्क यानी कि सिंगल यूनिट ऑफ इंसुलेटर है, इसको हम डिस्क बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, इसको हम डिस्क बोल देते हैं। तो कितनी डिस्क की रिक्वायरमेंट होगी, कैसे निकाला जाएगा, ये निकाला जाएगा आपकी फेस वोल्टेज जो भी है, जैसे 33 केवी है तो हमने 3 ले लिया, तो वी फेस को हम डिवाइड कर देंगे किससे, वी से। अब ये वी डी हम क्या मान के चल रहे हैं अभी तक, 11 केवी। अब इसको जनरलाइज कर देते हैं, तो वी डी आपकी क्या होती है, मैक्सिमम विदस्टैंड वोल्टेज है, क्या है, मैक्सिमम विदस्टैंड वोल्टेज, यानी कि जो आपका एक इंसुलेटर है वो अपने अक्रॉस कितनी वोल्टेज को बियर कर सकता है, दैट इज मैक्सिमम विदस्टैंड वोल्टेज। तो ये वीडी हमें पता चल चुका है। तो अब यहाँ पे हम एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कि जो मोस्टली वीडी जो होता है मोस्टली वो होता है आपका 11 केवी, इसलिए मैं यहाँ पे 33 के लिए मैंने 3 यूज़ किए हैं, ठीक है। तो जनरलाइज में क्या है कि जितनी टोटल फेस वोल्टेज है उसको सिंगल इंसुलेटर की जो मैक्सिमम विदस्टैंड वोल्टेज है उससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपको नंबर ऑफ डिस्क का आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या चीज़ है, नई टर्म अगर ये स्ट्रिंग एफिशिएंसी, और यहाँ से आपका क्वेश्चंस बन सकता है। स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या बताती है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, स्ट्रिंग एफिशिएंसी ये बताती है कि जितनी भी आपकी वोल्टेज आ रही है, सपोज V1 V2 V3 इन सब का सम, यानी कि एक तरह से टोटल वी फेस वोल्टेज, यानी कि जिस वोल्टेज को हमें सभी इंसुलेटर्स में डिवाइड करना था तो वो कितनी है, तो उसको हम पहले सबका सम करके लिखेंगे कि V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश 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 प्लस Vn। टोटल वोल्टेज जो सब के अक्रॉस आ रही थी उन सबका सम कर दिया हमने, पहले के अंदर V1 आ रही थी, दूसरे में V2, तीसरे में V3, अगर चौथा भी होता तो V4, तो इन सब का हमने सम कर दिया। डिवाइड किससे कर दिया, नंबर ऑफ डिस्क सॉरी, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम जो आपकी Vn है। Vn का मतलब क्या है यहाँ पे, Vn है आपकी, इस सब टर्म्स को ध्यान से समझना, Vn है आपकी वोल्टेज ऑफ डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर, नियरेस्ट टू कंडक्टर, जो भी आपका कंडक्टर है उसके नियर में जो डिस्क है, नियरेस्ट, यानी यहाँ पे कौन सी डिस्क नियर है, इसको हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, ये वाली जो डिस्क है सबसे नियरेस्ट है, तो इस पे कितनी वोल्टेज आ रही है उसको हमने मल्टीप्लाई किया है किससे, नंबर ऑफ रिंग्स से। इस फॉर्मूले को अगर हम इस फिगर के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रिंग्स कितना है 3, मल्टीप्लाई बाई सबसे नियरेस्ट क्या है V3, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसको अगर हम
परसेंट में लेना चाहते हैं तो फॉर्मूले को भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि पर यूनिट में नहीं चाहिए, परसेंट में चाहिए, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस फिगर के लिए फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो फॉर्मूला कैसे है समझ में आ गया। अब ये क्या बता रहा है बेसिकली, हम एक चीज़ जैसे हमने देखा था कौन से टॉपिक में, लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, वहाँ पे हमने देखा था कि कंडक्टर है, ये शीथ है, तो हमने देखा था कि कंडक्टर के पास तो मैक्सिमम वोल्टेज का स्ट्रेस होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस कम रहता है। तो ये जो आपका स्ट्रेस था ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, एक जगह ज़्यादा है एक जगह बहुत कम है। तो वही सेम यहाँ पर हो रहा है। चीज़ समझ में आई आपको, वो यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आपका सबसे नियरेस्ट जो इंसुलेटर है उस पर स्ट्रेस सबसे ज़्यादा आ रहा है और बाकी पे स्ट्रेस कम आ रहा है। तो स्ट्रेस अगर एक ही इंसुलेटर पे ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि हम तो क्या करते हैं, हमको अगर 33 kV की लाइन चाहिए तो हमने क्या किया, हम तो ये मान के चलते हैं कि सब रिंग्स पे सेम स्ट्रेस आएगा। तो हम क्या करते हैं 11, जैसे आपका सपोज एक डिस्क 11 kV को बियर कर सकता है, तो हमने 3 × 11 कर दिया और हमने मान लिया कि 33 kV को ये बियर कर लेगा। पर एक्चुअल में क्या हुआ, जो सबसे पास थी उस पर 11 kV से ज़्यादा वोल्टेज स्ट्रेस आ गया, तो क्या होगा, जो नियरेस्ट थी वो क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, इंसुलेटर ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आपके जो ग्रेडिंग ऑफ केबल्स थी वो समस्या तो इतनी बड़ी नहीं थी, पर ये ज़्यादा बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली जो सबसे पास वाला इंसुलेटर है उस पर पूरा स्ट्रेस आ जाएगा और वो बर्न आउट हो जाएगा। क्योंकि हम थ्योरेटिकली जब निकालते थे, थ्योरेटिकली निकालना होता है तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं नंबर ऑफ डिस्क। हम क्या मानते हैं कि सब पे जो है वोल्टेज का जो स्ट्रेस है वो सब पे बराबर है, पर ऐसा नहीं है। V3 सबसे ज़्यादा है, V2 उससे कम है, V1 सबसे कम है। क्यों है ऐसा, क्योंकि जो नियरेस्ट इंसुलेटर होगा उस पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। अब ये हो गई समस्या, पर एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, आइडियल केस लेते हैं हम यहाँ पे। ये तो है प्रैक्टिकल केस, प्रैक्टिकल फॉर्मूला ये है कि सब पे वोल्टेज अलग अलग आएंगी, और हम फॉर्मूले में क्या मान के चल रहे हैं कि V3 सबसे ज़्यादा है, तो हमने नंबर ऑफ रिंग्स को V3 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए सॉरी, अब यहाँ पे अगर हम आइडियल केस लेके चले, आइडियल केस को मैं यहाँ पे बोलूँगा जहाँ पे आपकी 100% क्या हो, स्ट्रिंग एफिशिएंसी हो। ये स्ट्रिंग एफिशिएंसी कितनी हो गई है, 100% हो गई है। स्ट्रिंग एफिशिएंसी अगर आपकी 100% है, इसका मीनिंग क्या है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100% होने का मतलब है कि सभी इंसुलेटर्स पे जो वोल्टेज का स्ट्रेस आ रहा है वो सेम है, बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, V1 = V2 = V3 V4 Vn। जनरलाइज कर दिया मैंने इसको, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अगर आप इसको फॉर्मूले में पुट करोगे तो क्या आएगा, सबका n इंटू क्या हो जाएगा Vn, नीचे भी क्या है n इंटू Vn इंटू 100, तो ये क्या आ जाएगी 100% आ जाएगी एफिशिएंसी, स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो सब पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होगा तो इसके बहुत फ़ायदे हैं, और हमें यही कोशिश करनी है, हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वलाइज करना है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, स्ट्रिंग एफिशिएंसी के 100% होने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो देखिए। फर्स्ट बेनिफिट क्या आता है, यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑल डिस्क। सेकंड आपका आएगा ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ लाइन विल बी इंक्रीज्ड। अगर सब पे वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो जाता है सॉरी, अगर सब पे वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो जाता है तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि अब आपको ज़्यादा वोल्टेज ऑपरेट कर पाओगे, तो इंसुलेटर की रेटिंग्स अब आपको यूनिफॉर्म मिल गई है, तो ऑपरेटिंग वोल्टेज है जो लाइन की वो इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आपकी ऑपरेटिंग वोल्टेज इंक्रीज हो गई तो आप याद कीजिए 3rd और 4th लेक्चर जिसमें मैंने बताया था ट्रांसमिशन लाइन की जो कैपेबिलिटी है वो भी, इन पावर ट्रांसफ़र की कैपेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन वोल्टेज। ये रिलेशन भी हमने फाइंड आउट किया था जो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में था। तो अगर आपकी ऑपरेटिंग वोल्टेज बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, पावर ट्रांसफ़र की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी। तो यहाँ पे हमने क्या एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखी कि आपकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी के 100% होने के बहुत फ़ायदे हैं, और वो फ़ायदे बहुत ही एप्लीकेबल हैं और वो ज़रूरी हैं। और अगर स्ट्रिंग एफिशिएंसी बहुत ख़राब है तो इसका एक नुकसान है कि जो है आपका इंसुलेटर ब्रेक डाउन कर जाएगा और इंसुलेटर जो है वो बर्नआउट भी कर जाएगा। तो हमें अब क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो चीज़ देखने वाले हैं वो है कि हम अब इस स्ट्रिंग एफिशिएंसी को 100% बनाने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। प्रॉब्लम समझ में आ गई, सॉल्यूशन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
सेम पैटर्न पे चल रहे हैं, जैसे पावर केबल थी, पहले प्रॉब्लम समझी, फिर उसका सॉल्यूशन देखा। देखो यहाँ से आपका न्यूमेरिकल बन सकता है, तो इस टॉपिक को अच्छे से समझना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।